अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के एक मैथ के शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एकदम एग्जाम के अनुरूप में इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। कॉपी और पेन उठाकर एक एक प्रश्न को आप भी सॉल्व करते चलिए और आंसर देते चलिएगा। नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी सेट किया गया है। तो एग्जाम में मैथ का प्रश्न पत्र आपको कुछ इसी रूप में मिलेगा। यहाँ पे इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। इसी तरह यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे प्रश्न सेट है और 2022 यहाँ पे लिखा रहेगा। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। इंस्ट्रक्शन की चर्चा हम लोग काफी वीडियोज में कर चुके हैं क्योंकि पहला मॉडल पेपर नहीं है। तो अगर आपको डेली लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो 6:30 PM पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर इस समय आपको समय नहीं मिलता है तो अपने समय अनुसार आप कभी भी क्लास को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं, प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि नया मॉडल पेपर के अनुरूप 2022 बोर्ड परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको किसी 50 का जवाब देना है। इसके लिए आपको OMR सीट मिलेगा। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर समझेंगे। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आ गया, कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। कैसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। क्या बोला आपसे कि 6/15 का दशमलव प्रसार। तो आप जानते हैं दशमलव प्रसार के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर का जो है LCM अर्थात कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ पे इसे आप तोड़िएगा तो देखिए डायरेक्ट आप क्या कहेंगे 6 और गुने 3 गुने में 5। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया हर में 3 आ रहा है तो आप सीधे कहेंगे आसान थे, लेकिन यही गलती आपको नहीं करना है। हर का अभाज्य गुणनखंड लेकर देखते हैं कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है कि नहीं। लेकिन शर्त क्या है कि ये सरलतम रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सरलतम रूप में था नहीं था। यहाँ पे 6 को तो भी हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कितना होगा 3 गुने 2। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल अर्थात इसका सरलतम रूप क्या आ गया 2 गुने 5। तो यहाँ पे हर किस रूप में है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप सीखे होंगे और समझे होंगे। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता था कि 6/15 या कोई भी पूछेगा शांत है कि अशांत तो उसे बताने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि ये सरलतम रूप में है कि नहीं, क्योंकि इसमें अगर कुछ कॉमन होगा तो पहले काट कर तब चेक करेंगे, नहीं तो ऐसे आप यहाँ पे गलत कर देते। तो इस तरह आपको चेक करना है। अगर हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का आएगा तो शांत होगा, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा अशांत। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, इस गुना में नहीं समझना है, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए एक द्विघात बहुपद दिया है x² + 7x + 10। जैसे द्विघात बहुपद दिया रहता है वैसे ही हम लोग a, b और c का मान आप कमेंट कीजिएगा कितना प्रश्न हम लोग सीख चुके हैं। तो a का मान कितना होगा तो कहिएगा a जो x² का गुणांक है, b का मान तो जो x का गुणांक है, c का मान कितना है 10। अब आपने से क्या पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा इसके 2 मूल हैं तो इसको जोड़कर स्क्वायर कीजिए। तो एक तरीका तो इसका अल्फा बीटा आप निकालेंगे, लेकिन आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मैं कितना क्लास में आपको सिखाया हूं क्या होता है सर -b/a। बिल्कुल सही। अब वहीं पे अल्फा इंटू बीटा पूछता तो c/a, तो इसी का होल स्क्वायर पूछा है। तो -b तो -7/1 जगह पर 1 का होल स्क्वायर, अर्थात कि -7 से में 1 से डिवाइड कीजिए, -7 का होल स्क्वायर अर्थात कि कितना आ गया तो -40, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 49 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। देखते हैं ऑप्शन में दिया है तो बिल्कुल ऑप्शन सी पे अपने को सही आंसर OMR सीट पे कलर करना है। बिल्कुल शानदार प्रश्न था, उम्मीद करता हूं आप समझोगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्रश्न में दिया था तो -b/a, b का मान हम लोग पुट कर दिए और यहाँ पे आ गया +49। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद दिया है, कह रहा है इसका शून्यक, तो शून्यक निकालने के बहुत सारा विधि है बट हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो इसको 2 के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + x + 2x लिख सकते हैं। तो 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x और गुना करेंगे तो 2x, बिल्कुल सही, +2 = 0। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है तो कहिएगा सर x कॉमन है तो x + 1 + 2 कॉमन यहाँ पे हो जाएगा तो x + 1 = 0। या ऐसे ऐसे प्रश्न खूब आता है परीक्षा में, ध्यान से समझिएगा। या x + 2 और यहाँ पे x + 1 = 0। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे दिया x = 1 + 1 है तो इधर आके -1 और +2 है तो -2, अर्थात कि दोनों इसका शून्यक माइनस में आ रहा है, -1 और -2। देखते हैं कहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए पे मिल गया। तो तीसरा का राइट आंसर अपने को क्या करना है ऑप्शन ए। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा, अंक चेंज कर
देगा। इस रूप में आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि महत्तम समावर्तक ए बी गुने लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर है तो HCF गुने LCM इज इक्वल टू, अर्थात कि देखिए महत्तम समावर्तक HCF ऑफ ए बी गुने LCM ऑफ ए बी, तो इसका मतलब क्या होता है HCF ऑफ ए बी गुने LCM ऑफ ए बी, तो HCF गुने LCM बराबर क्या होता है, तो दी गई संख्याओं का गुणनफल। संख्या क्या है, तो ए बी, तो इसी का गुणनफल ए गुने बी, ऑप्शन डी अपने को सही आंसर कर देना है। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या कहा था कि महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक, यही पूछा है तो संख्याएं किसमें किसके बराबर होगा, तो लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक क्या होता है, उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। HCF गुने LCM बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 तो साइन A का मान क्या होगा। ये मॉडल पेपर है, नया मॉडल पेपर है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, इसी पे बेस्ट प्रश्न आएगा, सिर्फ अंक इधर उधर कर सकता है। तो क्या कहा यहाँ पे 3 cot A बराबर 4 दिया है प्रश्न में, देखिए तो या कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 4/3, बिल्कुल से यहाँ पे गुना में है तो भाग में। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला तो tan थीटा p बाई बी, तो कॉट थीटा b बाई पी। अब हमको h निकालना पड़ेगा तभी हम साइन का मान बताएंगे। यहाँ पे क्या मिल गया, b मिल गया, यहाँ पे देखिएगा 4p हो गया 3, तो h क्या होता है, तो इस दोनों के अंडर रूट स्क्वायर का योग, अर्थात कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 25 बराबर कितना आ गया 5। ऐसे 3 4 हो तो कर्ण 5 ही होता है। अब आपसे क्या पूछा है कि साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए बराबर क्या होता है p/h। p कितना है सर, तो 3, यहाँ पे प्रश्न में दिया था 3। h कितना है, तो 5, 3/5, ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप सीखेंगे क्योंकि इस पे बेस्ट काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो ऑप्शन बी आप मेरे साथ आप भी बनाते चलिए, इससे आपका मैथ का रिवीजन होगा। आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ऐसे प्रश्न भी खूब आता है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 2:3 के अनुपात में, तो इनके क्षेत्रफल। तो कितना बार हम लोग चर्चा किए, अगर दो समरूप त्रिभुज हो और उसका भुजा का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4:9, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और वहीं इसका अगर एरिया का अनुपात दिया रहता तब हमको भुजा पूछता तो क्या करते, स्क्वायर रूट कर देते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा था कि समरूप त्रिभुज है, भुजा जब दिया रहेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, और अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो भुजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि बिंदु 3 1, यहाँ पे 1 है, बिंदु 3 1 बी में कह रहा है कि 6 4 के बीच की दूरी क्या होगा। यहाँ पे देखिए पूछा है डिस्टेंस बिटवीन, तो इसको सॉल्व करके आंसर दीजिए क्या आएगा। मैं कितना बार आपको समझा चुका हूं कि मान लीजिए दो बिंदु है, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसा प्रश्न जरूर है आएगा, अंक चेंज हो जाएगा। 3 1 यहाँ पे दिया है, Q का दिया है 6 4। अब P Q के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, तो अंडर रूट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला यही होता है, इसी से हम लोग दूरी सूत्र निकालते हैं। तो x2 तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट कितना हो जाएगा 18, अर्थात कि 18 का निकालेंगे ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, 2 से 9, 3 से 3, तो 1 3 क्या हो जाएगा बाहर 3√2। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी पे अपने को दिखाई दे रहा है, यही सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न को आप सीखे होंगे। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे सभी खेल दूरी सूत्र का था, उसके बाद तो यहाँ पे बैठा कर आप अपने से भी मान निकाल सकते हैं। मोबाइल को फुल स्क्रीन में मोड में करके देखिएगा तो एक एक चीज आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है कि इसका बहुलक बताइए। आंकड़ा देखिए दे रहा है, यहाँ पे आंकड़ा कितना दिया है 4 2 5 2 0 3 2 3। यहाँ पे हिंदी वाला में तो एक मिसप्रिंट कर दिया, 2 ही 2 हो जाएगा, फिर 2 3। तो जब हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में जरूर प्रश्न को देख लेना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश में यही आंकड़ा दिया है 4 2 5 2 0 3 2 3।
अब पूछ रहा है बहुलक, तो बहुलक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिसकी बारंबारता अधिक हो, अर्थात कि जो सबसे अधिक बार आया है। तो देखिए कौन सबसे अधिक बार आया है, 2। कितना बार आया है सर, 3 बार, सबसे अधिक बार आया है, तो इसीलिए बहुलक यही हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात 2:3 के अनुपात में, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, अर्थात कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2πr1। मान लीजिए पहला वृत्त था जिसका त्रिज्या r था, तो हमने क्या लिखा, उसका त्रिज्या 2πr होता है, वृत्त का परिधि तो 2πr1। दूसरा वृत्त है जिसका मान लीजिए त्रिज्या r2 है, तो 2πr2 उसका परिधि हो जाएगा। तो 2π से 2π कैंसिल, क्या बचेगा, r1 अनुपात r2। तो वही त्रिज्या क्या बचा है, तो जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात है, अर्थात कि 2:3 कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है। उम्मीद करता हूं आप मेरे बात को समझ रहे। देखिए अनुपात में जब वृत्त का परिधि दिया रहेगा तो उतना ही उसके त्रिज्या का अनुपात होता है, क्योंकि अनुपात में क्या होता है, यहाँ पे जो भी कॉमन होगा कट जाएगा, तो सिर्फ r1 दोनों वृत्त का त्रिज्या ही बचेगा, तो इसलिए यही अनुपात होगा। तो यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात देता है और वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है उसका अनुपात, तब क्या होता है, इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि उसमें r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न को सीखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, अर्थात कि वर्ग अंतराल कैसा रहेगा किसी भी वर्गीकृत आंकड़ा का, तो बहुलक आप प्राप्त कर सकते हैं तो समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, मान लीजिए इक्वल दिया है 10 से 15, ऐसे आंकड़ा दे रहा है 15 से 20, फिर अपना दिया 20 से 25, तभी तो हम लोग जो बहुलक प्राप्त करेंगे तो उसमें h आएगा, तो आसानी से निकाल पाएंगे। h कितना होगा, 5। वहीं अलग अलग दे दिया 10 से 12, फिर 12 से 16, फिर 16 से 22, तो इसमें आप h बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं तो बहुलक निकाल पाएंगे तो नहीं। तो बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिना ऑप्शन वाला प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल थ्योरी पे बेस्ड पहला प्रश्न है। कह रहा है यहाँ से आपका देखिए थ्योरी का भी रिवीजन हो रहा है। कह रहा है 3 बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए कि 3 बिंदु कब संरेख होता है, तो 3 बिंदु से जब बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, अर्थात कि लाइन मिलेगा ही नहीं, संरेख है, एक ही लाइन में तीनों बिंदु हो जाएगा, तब बोलते हैं कि इसका तब बोल देंगे क्या कि क्षेत्रफल 0 है, इसलिए बिंदु क्या है, संरेख है। ऐसा काफी हम लोग 7.1 में प्रश्न सीखते हैं, तो यही पूछा था बिंदु कब संरेख होगा, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात कि 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 22/7 एक क्या है, आपसे यही पूछा है कि 22/7 की कौन संख्या है सर, तो परिमेय संख्या। यहाँ पे पाई से मत समझिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक बात है, क्योंकि 22/7 उसका अप्रोक्सीमेट हम लोग वैल्यू लेकर चलते हैं, लेकिन जब 22/7 पूछेगा क्या है, तो परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए p/q के रूप का है, और जहां पे q बराबर नहीं है 0, तो इसलिए कौन संख्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न बिल्कुल शानदार है, द्विघात समीकरण से है। चलिए इसको पूरा हम लोग इंक को यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे कि q² - 4py वो तो px प्लस इतना के मूल है, अर्थात कि यहाँ पे देखिए एक द्विघात आपको समीकरण दे दिया px² प्लस qx प्लस y बराबर 0। अब क्या कह रहा है कि q² - 4py इसका मान जो है 0 से बड़ा है, तो किसका मान दिया है, d का मान दिया है। d बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ऐसे हम लोग समीकरण लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पे देखिए b यहाँ से और 4ac, तो वहीं यहाँ पे b यहाँ से आ गया, 4 फार्मूला का, यहाँ पे a यहाँ पे c, अर्थात कि क्या कह रहा है, इसको घुमा फिरा करके d का मान जो है विविक्तर जो है 0 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में मूल कैसे होते हैं, तो कहेगा वास्तविक और समान होते हैं। बिल्कुल सही, क्या हो जाएंगे मूल इसके, वास्तविक और समान हो जाएंगे। देखिए 3 कंडीशन यहाँ पे आ सकता है, जब d का मान जो है आपका 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान मतलब अलग अलग, यही d का मान जब 0 रहेगा तब होगा वास्तविक समान, वहीं d का मान जब 0 से छोटा तब मूल क्या होता है, अवास्तविक। तो ये तीनों कंडीशन आपको समझ कर रखना है। तो यहाँ पे d का मान धनात्मक था, मूल जो होंगे इसके वास्तविक और असमान होंगे। 14 नंबर प्रश्न देखिए आपका ट्राइगोनोमेट्री से पूछा है, कह रहा है साइन 70 डिग्री बराबर कॉस कितना होगा, तो साइन थीटा, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, तो cos उसी तरह रह जाएगा अपना। अब यहाँ पे क्या कहा, 90 और थीटा देखिए कितना दिया है 70, अर्थात कि cos कितना डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 में 70 घटाएंगे 20 डिग्री, तो वही पूछा था कि यहाँ पे कितना डिग्री होगा, तो 20 डिग्री होगा। ऐसे ही एग्जाम में भी प्रश्न आएगा, आपको कॉन्सेप्ट सीख कर रखना है, कोई भी आपको आंसर गलत नहीं करना है। आगे कह रहा है 15 नंबर, सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, 6.1 से प्रश्न है, त्रिभुज वाले ट्रायंगल चैप्टर से, वही पूछ रहा है कि सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, तो समरूप। बिल्कुल सही, सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप
समरूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि √2 sin थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी खूब आते हैं। 2 यहाँ दिया है, sin थीटा इसके बाहर है, बराबर 1 तो थीटा बराबर, तो या sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 1/√2, या sin थीटा बराबर साइन कितना का मान होता है 1/√2, तो कहिएगा साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो इसको हटाकर साइन 45 लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान पूछा था, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। उम्मीद करता हूं प्रश्न को आप सीख रहे हैं। √2 इधर गुना में था तो इस साइड में हम लोग ले आकर इसको भाग में कर दिए हैं, और यहाँ पे साइन थीटा बराबर आ गया 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है, तो उसको इक्वल करके साइन से साइन कट गया, एंगल का मान आ गया कितना 45 डिग्री। ऐसे प्रश्न भी काफी हम लोग सीखे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं। तो सीधे सीधे प्रमेय पूछ लिया, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। ये प्रमेय है कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l है और आपका चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है तो घनाभ के एक विकर्ण की लंबाई क्या होगा। सीधे सीधे आपसे क्या पूछा है फॉर्मूला, घनाभ के विकर्ण की लंबाई √L² b² प्लस h²। तो सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा था कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, याद रखिएगा √L² प्लस b² प्लस h²। फॉर्मूला याद रहेगा। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न को इधर उधर करेगा, यहाँ पे दे दे लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4, ऊंचाई 5, पूछे एक विकर्ण की लंबाई, तो इसी फॉर्मूला पे L² प्लस b² प्लस h² का अंडर रूट, इस पे आप निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि प्रायिकता P बराबर 0.05 तो PE नॉट बराबर क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप प्रायिकता में सीखे होंगे कि PE प्लस PE नॉट बराबर कितना होता है 1 होता है, वहीं यहाँ पे दिया है। अब PE का मान दे दिया है 0.05 और वहीं आपसे PE नॉट का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे इस साइड में ए प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस 0.05, तो 1 में से 0.05 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना 5, और यहाँ पे 10 में से 1 चला गया तो 9 और 0.0 अर्थात कि 0.95, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.95 इसका सही आंसर है। यहाँ पे यह फॉर्मूला हम लोग प्रायिकता में पढ़ते हैं, इसको आपको ध्यान से समझ के रखना है। तो इसी पे आपको इस पे काफी प्रश्न आता है। तो पी का मान दे दिया इतना, तो इधर प्लस था तो माइनस में हो गया, तो 0.95 हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अगर वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न देखिए 2 अंक में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ध्यान से इसको समझ रहे हैं, नहीं कि एक ही नंबर में आएगा प्रश्न, 2 नंबर में भी आ सकता है। क्या कह रहा है वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, तो बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहां से हम निकाल लेंगे, तो r बराबर 22/2π, इधर गुना में था तो भाग में, या इतना बराबर 22/2, अब पाई का मान रख देते हैं 22 और नीचे रहेगा 7, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 22 से 22 कैंसिल, अर्थात कि r बराबर क्या आ गया 7/2। अब पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो कितना होता है πr², तो पाई का मान रख दे रहे हैं 22/7, r², तो r कितना है 7/2 गुने में 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से भी कट जाएगा 11, तो यहाँ पे आ गया अपना 11/77/2। अब इसको कटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 और 0.5। तो वही पूछा था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आप सीखे होंगे। ऐसे प्रश्न देखिए 2 अंक में भी पूछा जा सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ इसको रिवीजन करना है। ऐसा अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें तो काफी मॉडल पेपर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो कोई भी ऐसा एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा जो आप नहीं जानते होंगे, सिर्फ अंक चेंज करेगा, वहां पे कॉन्सेप्ट के साथ आप इसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें शून्यक का योग 1 तथा गुणनफल 1 है। अब देखिए द्विघात बहुपद यहां से पूछा है, तो मान ले रहे हैं हम लोग कि शून्यक का योगफल, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में बना दे रहा हूं कि मान लीजिए द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक का योग अर्थात कि अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा शून्यक का गुणनफल भी कितना है तो 1 है। तब इसको ध्यान से समझिएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है
कि द्विघात बहुपद बताइए। तो जब शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात कि शून्यक का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, वन है, तो यहाँ पे वन रख देंगे, और फिर अल्फा इंटू बीटा भी कितना है, वन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर है। यहाँ पे आप पूरा भी लिख सकते थे कि शून्य का योग बराबर इतना, शून्य का गुणनफल, तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स, जितना मर्जी उतना आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल कॉन्सेप्ट का रिवीजन कीजिएगा। ये फॉर्मूला बड़ा काम का चीज है, इससे हमेशा प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 अंक में भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया है, कह रहा है इसका मूल अर्थात कि जीरोज यहाँ पे रूट्स फाइंड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब आप किसी भी विधि का प्रयोग करके बना सकते हैं, यहाँ पे विधि नहीं लिखा है, या आप द्विघात सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ आप पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं। तो हम लोग चलिए आप किसी भी विधि से बना लीजिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि से ही सॉल्व कर दे रहे हैं। तो 10 को यहाँ पे तोड़ेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 5। अब इसको इस रूप में लिखेंगे कि -3 आ जाए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 5x। तो हो जाएगा अपना 5 दूनी 10 और 5 में से 2 जाएगा 3, माइनस ज्यादा है, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं, या इसको आप द्विघात सूत्र पे जो हम लोग डी निकाल कर बनाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है, तो उस पर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2, यहाँ पे -5 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 2 बराबर 0। x माइनस 5 इतना इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, या x माइनस 5 बराबर 0 और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0। तो मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, लेकिन आप उसके नीचे सॉल्व कीजिएगा। तो या x बराबर -5 है तो +5, या x बराबर फिर +2 है तो -2, अर्थात कि x का मान हमने निकाल दिया -2 और 5, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। किसी भी विधि से आप बनाते, चाहे आप द्विघात सूत्र से बनाते या पूर्ण वर्ग विधि से, आंसर इतना ही आएगा, -2 और 5 इस प्रश्न का सही आंसर है। करता हूँ आप सीख रहे हैं, आपको अब अंतिम तैयारी हो रहा है, क्योंकि कितना मॉडल पेपर की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एग्जाम तक जितना ही ज्यादा आप रिवीजन करके जाएंगे, आपको उतना ही कम समय लगेगा परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप देख रहे हैं काफी मॉडल पेपर हम लोग सीखे हैं, अंक वहां पे चेंज हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि y के मान निकालें जिसके लिए बिंदु P और Q का निर्देशांक दिया, इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। ऐसे ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा। क्या कह रहा है, P है एक बिंदु, इसका निर्देशांक दे दिया है 2 और -3। फिर एक बिंदु कहीं पे है, मान लीजिए यहाँ पे Q, इसका भी निर्देशांक दे दिया -6y। अब कह रहा है इसके बीच का दूरी दिया है कितना, 10 मात्रक। तो वहीं पूछा है कि आपको इसका फार्मूला पे बैठा के दूरी सूत्र पे निकाल दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, PQ बराबर कितना दिया है, 10 इकाई, 10 मात्रक। अब PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप फार्मूला ऐसे पढ़े हैं, अभी पीछे में लिखा था कि √x2 माइनस x1, तो पूरा आप लिख दीजिएगा, या लिख भी मैं दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, इतना बराबर कितना दिया है, 10। या देखिए √x2 कितना होगा, अब आप बताइए। तो कहिएगा यहाँ पे x2 है, बिल्कुल सही, तो -6, और x1 कितना है, तो -2, तो इसका होल स्क्वायर, और प्लस में अपना y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, y है, और y1 कितना है, तो माइनस अपना -3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फार्मूला का माइनस और वहां पे -3 दिया था, बराबर 10। या यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा, या वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पे आकर हो जाएगा इस साइड में वर्ग। तो यहाँ पे कितना हो गया, -6 -2, तो अपना हो गया -8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मैं इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं शुरू में बोल दिया मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए, तब आपको स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग को एक ही मोबाइल के स्क्रीन पे पूरा चीज लिखना होता है, इसलिए ऐसे लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आता है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, तो -8 का स्क्वायर कीजिए, अब +8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और यहाँ पे प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर उसी तरह रहने दे रहे हैं, और इतना बराबर 100 हो गया।
या y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 और प्लस है तो यहाँ पे -64, यहाँ पे +64 था तो -64, या y प्लस 3 बराबर अंडर रूट 100 में से अपना 64 माइनस कीजिएगा तो 36, या y प्लस 3 बराबर कितना आ गया तो +-6, y प्लस 3 बराबर +-6। अब ध्यान से समझिएगा, इधर मैं इसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। या y बराबर एक 6 हम लोग मान ले रहे हैं प्लस वाला, तो यहाँ पे +3 है तो -3, तो 6 में से 3 जाएगा 3। और फिर एक दूसरा मान है, देखिए y का एक कितना मान है, एक +6 एक -6, तो एक -6 वाला मान लेंगे, यहाँ पे -3 तो कितना हो जाएगा -9। अर्थात कि y का मान पूछा था तो y का मान कितना आ गया, तो पहला आपका आ गया 3 और एक आ गया -9, इसका सही आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग यूज किए और पूरा डिस्टेंस फार्मूला पे यहाँ गुना भाग करते हुए यहाँ पे y प्लस 3 बराबर आ गया +-6। तो एक बार +6 लेकर मान निकालें तो यहाँ पे +3 था तो -3, तो 6 में से 3 घटकर 3, और एक बार -6y का मान 2 मान है यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं वर्गमूल में 2 मान होता है, तो -6 और यहाँ पे +3 था तो -3, तो आ गया -9, तो 3 और -9 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न को 1-2 बार बनाकर खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। देखिए मैं बोला पूरा आपका चैप्टर का रिवीजन होगा और उसके साथ साथ सिर्फ हम लोग एग्जाम के अनुरूप प्रश्न की बात कर रहे हैं, अर्थात कि ऐसा प्रश्न जो एग्जाम के लेवल का हो। अब यही प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या का योग 140 सेंटीमीटर है या और परिधि का अंतर 88 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या निकाले, यही प्रश्न पूछा। अब मान ले रहे हैं कि माना कि दो वृत्त है, तो माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर r1, हम लोग मान लिए कि पहला वृत्त का त्रिज्या r1 है, तथा आप इसको नीचे लिखिएगा। मैं बोला शुरू में इतना ही हम लोग में जगह हमें सभी चीज कैप्चर करना है, इसीलिए इसको हम लोग इस लिख दे रहे हैं, लेकिन आप इसको नीचे लिखिएगा। तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर r2, आप इसको नीचे जरूर लिखिएगा एग्जाम में। तो हमने मान लिया इसका r1 है, इसका r2, तो इसलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न से, पहला इक्वेशन यहीं पे दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्या का 140 सेंटीमीटर, अर्थात कि r1 प्लस r2 बराबर कितना दिया है 140, समीकरण 1 यहां से मिल गया। अब दूसरा कह रहा है कि इनके परिधि का अंतर, तो परिधि का अंतर, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, तो पहला का परिधि कितना हो जाएगा r1 है, तो यहाँ पे r1, और अंतर पूछा है तो माइनस, तो 2 पाई r2, यहाँ पे सभी प्रश्न में ही दिया है, प्रश्न से हम लोग चल रहे हैं, आप लाइन से पूरा लिखिएगा इसके नीचे इसको। यहाँ पे देखिए 2 पाई, अब इसका अंतर कितना दिया है तो कहिएगा यहाँ पे दिया है 88, तो या 2 पाई दोनों में है कॉमन हो जाएगा, तो r1 माइनस r2 बराबर कितना हो गया 88, या r1 माइनस r2 बराबर 88 बटा में 2 पाई, गुना में है तो इस साइड में हो गया भाग में। अब यहाँ पे इसको कटाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे मान रख कर निकाल सकते हैं, तो या r1 माइनस r2 बराबर 88 बटा 2 गुने 22, और 7 नीचे होगा तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, 22 से इसको कटा दीजिएगा 4, और यहाँ पे 2 से इसको कटाएंगे 2, अर्थात कि r1 माइनस r2 बराबर कितना गया 7 में 2 से गुना कर देंगे 14, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, तो इसको दोनों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो वही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, आप पूरा लिखिएगा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो अब इस साइड में इसको लिखकर हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए r1 है समीकरण 1 और प्लस r2 बराबर 140, और समीकरण 2 कितना है तो r1 माइनस r2 बराबर 14। ये प्रश्न काफी शानदार है। r2 से यहाँ पे r2 कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस में है, यहाँ पे r1 तो 2r1, और यहाँ पे जोड़िएगा तो 4 4 1 5, यहाँ पे 1 154, या r1 बराबर 154 डिवाइडेड बाई 2, इसको कटा दे रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 77। तो r1 हमने निकाल दिया 77, कहा था त्रिज्याएं निकाले, दोनों त्रिज्या बताइए, तो एक हो गया 77, तो दूसरा, तो फिर मैं इसके नीचे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका जो है r1 का मान यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि r1 का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, जैसे मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो r2 बराबर कितना हो जाएगा 140 माइनस 77, यहाँ पे देखिए r1 इधर प्लस था तो इस साइड में आकर हो गया कितना माइनस, तो 140 में 77 घटाइएगा तो यहाँ पे 36, अर्थात कि 63, अर्थात कि त्रिज्या आपने बता दिया, पहला वृत्त का त्रिज्या लिख दीजिएगा 77 और दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना है 63 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में आया है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप जोड़कर इसको चेक कर सकते हैं, तो 77 63 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, फिर अपना 140 आ ही जाएगा, 7 3 10 6 7 7 6 13 और 1 14। अब देखिए ध्यान से इसको फिर से समझिएगा, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, कह रहा है कि दो वृत्त के त्रिज्या का योग 140 है,
परिधि का अंदर 88 है तो त्रिज्या निकाले। तो मान ले रहे हैं कि पहला वृत्त का त्रिज्या R1 है, दूसरा का R2। तो प्रश्न में क्या कहा था कि दोनों का योगफल 140 है, तो समीकरण 1 मिल गया। अब फिर कहा था कि परिधि का अंतर 88 है, तो पहला का परिधि 2πr1 और दूसरा का 2πr2, दोनों घटाएंगे तो 88 आना चाहिए। अब 2π यहाँ पे हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखिए 2π दोनों में से कॉमन, तो R1 माइनस R2 अपना बचा। अब यहाँ पे 2π गुना में था तो इस साइड में आके यहाँ पे हो गया भाग में, तो यहाँ पे पाई का मान हमने 22/7 रखा। 22 से 88 कट गया 4, फिर 2 से 4 कट गया 2, कितना आ गया R1 माइनस R2 14। अब हम यहाँ पे क्या लिखे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि का हम लोग प्रयोग किए। तो अब यहाँ पे लिखे हैं कि R1 प्लस R2 और यहाँ पे R2 और R2 प्लस माइनस में था कैंसिल, और R1 और R1 कितना हो गया 2R1, यहाँ पे 2 गुना में था तो भाग में काट कर दिया 77। फिर R1 जब आ गया 77 तो जैसे समीकरण हल करते हैं कि फिर R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी आप रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में जब हम लोग R1 रखेंगे तो यहाँ पे R1 प्लस में था तो माइनस इधर आके हो गया, तो R2 बराबर 140 माइनस R1, तो यहाँ पे 77 रख दिया, कितना आ गया 63। यही पूछा था कि वृत्त की त्रिज्या निकाले तो 77 63 हो जाएगा। फिर से एक बार इस प्रश्न को समझकर जरूर खुद से सॉल्व कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत नहीं हो। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एपी में a बराबर 3 d बराबर 5 हो तो 10वां पद निकालें। अर्थात कि एक एपी दिया है और एपी में a दे दिया है 3 और d दिया है 5, और तो पूछ रहा है कि 10वां पद निकालिए। कितना पूछा है, a 10 निकालिए। तो a 10 बराबर कितना होता है, a प्लस 9d, या ऐसे भी आप निकाल सकते थे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 3, 9, d के जगह पर कितना रखेंगे 5, 3 9 5 45, 45 3 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। जानते हैं कि 10 पद कितना होता है, a प्लस 9d 50वां पद a प्लस 49d, तो सीधे सीधे इस पे निकालिएगा 48 आपका आ जाएगा। नीचे लिख दीजिएगा कि इस एपी का 10वां पद कितना है 48 है। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, आपके सभी चैप्टर से देखिए प्रश्न मिला है। यही प्रश्न पूछ रहा है कि मान निकालिए। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको ट्राइगोनोमेट्री टेबल याद होना चाहिए, जो मैं कितना क्लास में आपको सिखाया हूं कि ट्राइगोनोमेट्री जो वैल्यू होता है उसको जरूर याद कीजिएगा, तभी इसका आप सही से जवाब दे पाएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि cos 60 का मान बताइए कि cos 60 का मान कितना होता है, तो कहिएगा cos 60 का मान कितना है 1/2। cos 30 का मान कितना है √3/2। sin 60 का मान कितना है √3/2। sin 30 का मान कितना है 1/2। तो ये मान अगर आप याद रखेंगे तभी इसको बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर गुना करते हैं, √3/में यहाँ पे 4 और प्लस में √3/4, 4 4 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और ऊपर कितना हो गया √3 प्लस √3, तो इतना बराबर मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ। तो √3 जोड़ के कितना हो जाएगा 2 √3/4, 2 से कट गया 2, अर्थात कि √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्राइगोनोमेट्री टेबल। यहाँ पे देखिए इसे यहीं से मान मैं पूछ रहा था, कॉस यहाँ से मैंने पूछा था 60 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए 1/2, फिर कॉस 30 पूछा था तो √3/2, फिर साइन 60 तो √3/2, और कॉस फिर साइन फिर 30 पूछा था तो 1/2। बस आगे तो सिर्फ आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है, आप 10th के स्टूडेंट है, आंसर निकाल लेंगे। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसके बिना ये प्रश्न नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न काफी शानदार है, देखिए काफी शानदार और एग्जाम के लेवल के सिर्फ प्रश्न के हम बात करें, ताकि यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं अंतिम समय में तो यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न मिले। अब बिंदु कह रहा है, 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु है ए बी और दूसरा बिंदु है -a -b। अब कह रहा है इसके बीच का दूरी, मान लीजिए कहीं पे बिंदु है तो इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो इसके बीच का दूरी आप किस फार्मूला से निकालिएगा। तो मैं अभी आपको बताया कि दूरी सूत्र, जब भी बीच की दूरी पूछे तो दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र क्या कहता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कहिएगा सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखिए कितना है, तो x2 है -a, x1 कितना है a होल स्क्वायर, y2 कितना है -b, y1 कितना है फिर माइनस फार्मूला का था और b है। अब अंडर रूट -a का होल स्क्वायर तो -2a का होल स्क्वायर और यहाँ पे -2b का होल स्क्वायर, इतना बराबर अंडर रूट माइनस का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। अब इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से प्रश्न को सीखिएगा, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए। अंडर रूट 4 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का तो रूट हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं 2, लेकिन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसी तरह रहेगा। दूरी पूछा था तो दूरी का मात्रक क्या होगा इकाई, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे दूरी सूत्र पे प्रश्न था। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि इस आंकड़ा का माध्यिका निकालिए। आंकड़ा का क्या निकालना है? माध्यिका। 1 3 2 5 7 4 9 दिया है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको आरोही क्रम अर्थात कि बढ़ते क्रम में हम लोग इसको सजाएंगे। आरोही क्रम में इसको लिखिए तो 1 2 3 4 5 और फिर 7 फिर 9। फिर देखते हैं एन का मान। ऐसा हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर एक नंबर में रहता तो लिख देते कि यहाँ पे 3 इधर हो जाता, 3 इधर, बोलते 4 बीच में, 4 माध्यिका है। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्टिव रहता। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव है तो एन का मान निकालेंगे अर्थात कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसलिए एन बराबर 7। ये कौन संख्या है? कहिएगा सर विषम संख्या है। तो जब एन का मान विषम संख्या आ जाए तो माध्यिका क्या होता है? माध्यिका या माध्यक जो भी पूछे, एक ही है, मीडियन पूछ रहा है, इसलिए माध्यिका बराबर जब विषम संख्या होगा तो n + 1/2वां पद जो होता है वो क्या होता है? माध्यिका। और जब सम संख्या होगा तो n + 1/2। तो यहाँ पे देखिए n + 1, तो n कितना है अपना? 7 + 1/2 पद हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 + 1 का मतलब 8/2वां पद। तो इतना बराबर कटा दीजिएगा चौथा नंबर पद। तो चौथा नंबर पद देखिए कितना है? 1 2 3 4। तो अर्थात कि इसलिए माध्यिका बराबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऊपर नीचे लिखना है। माध्यिका बराबर कितना हो गया? 4 आंसर। ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता तो यहाँ पे सीधे सीधे आप 3 इधर डिवाइड करते, 3 इधर, 4 आंसर हो जाता है। लेकिन जब सब्जेक्टिव में पूछा है तो n का मान आपको निकालना पड़ेगा। पहले तो आरोही क्रम में आपको सजाना है। अगर n विषम संख्या है तो n + 1/2वां नंबर पद होता है। तो 7 + 1/2 तो 8/2। तो चौथा नंबर पद, तो चौथा पर कितना था? 4 था। तो यही इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। प्रायिकता से प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? तो पासा में कुल कितना अंक होता है? पासा का बात कर रहा है। तो जो लीडो का जो गोटी आप देखते हैं 1 2 3 4 5 और अपना 6। अब कह रहा है एक बार इसको फेंक रहे हैं तो इसमें से कोई भी अंक आ जा सकता है। कुल परिणाम हो गया। यहाँ पे हमने क्या बता दिया? कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम है, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम हमने बता दिया 6 है। अब आपसे क्या कर रहा है कि अभाज्य संख्या, यहाँ पे क्या पूछा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन है? तो कहिएगा 2 है, बिल्कुल सही। फिर क्या है? 3 है, 5 है। अर्थात कि अभाज्य संख्या टोटल कितना है? 3। अब आपसे पूछ रहा है कि P जो है प्रायिकता बताइए अभाज्य संख्या का, कि अभाज्य संख्या आने की क्या क्या प्रायिकता हो सकता है। तो टोटल E का अनुकूल परिणाम कितना है? 3 और कुल परिणाम कितना है? 6। तो अर्थात कि 1/2 आंसर हो जाएगा। आंसर समझ लीजिएगा। कह रहा है पासा को एक बार फेंक रहे हैं तो कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? टोटल 6 हो सकता है। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या इसमें से कितना था? 2 3 5 3 था। तो P बराबर आप पढ़ते हैं E के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना था? 3 ही था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और कुल संभावित परिणाम कितना था? 6। तो कटा दिए 1/2 इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर इतना तो sin थीटा एवं cos थीटा का मान कितना होगा? तो क्या दिया है प्रश्न आपसे कि tan थीटा बराबर 12/5। तो tan थीटा बराबर P/B अर्थात कि लंब बटा आधार। तो यहाँ पे क्लियर समझिए, लंब दे दिया यहाँ पे 12, तो यहाँ पे B कितना होगा? 5। और यहाँ पे H पूछा है, तो जब ये 12 5 हो तो H ऑटोमेटिक कितना होता है? 13। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कि H बराबर अर्थात कि कर्ण बराबर तो √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो √ P² प्लस B²। तो P का जगह पर दिया है 12 और B का जगह पर दिया है 5। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं। √12 का कितना होगा? 144 और 5 का अपना हो गया 25। तो √169। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना? 13। वही हमने पहले ही लिख दिया था, H अपना आ गया 13। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा है 2 मान कि sin थीटा बराबर कितना होगा और cos थीटा बराबर कितना होता है। sin थीटा बराबर P/H, cos थीटा B/H। तो P कितना होगा? तो 12 और H अभी निकाले हम लोग 13। यहाँ पे B प्रश्न में दिया था 5 और H हमने निकाल दिया 13। तो यही 12/13 और 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप सीखे होंगे। आज के भी मॉडल पेपर को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। 30 प्रश्न की हम लोग चर्चा किए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव था, कुछ सब्जेक्टिव। इतना प्रश्न का बार बार अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि इस साल के लिए जो सबसे संभावित प्रश्न है उसी की सिर्फ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये सभी प्रश्न पे 1 1 2 प्रश्न खुद से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।